नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पीछे राम के पूर्वज नाम से 4 वीडियो बनाए। उस वीडियो की शुरुआत ही स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से होती है। पहले वीडियो में स्वयंभू मनु को विश्व के प्रथम राजा के रूप में दिखाया गया था। उनकी रानी का नाम शतरूपा था। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 पुत्रियां भी थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। कहीं कहीं आकुति की जगह पर रिद्धि लिखा हुआ है। ये जो 3 पुत्रियां थीं, मनु ने अपनी इन 3 पुत्रियों को क्रमशः रुचि, कर्दम और दक्ष नामक ऋषियों को ब्याह दी। उनके बाद ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत राजा, उस समय प्रजापति बोलते थे राजा को, राजा यानी प्रजापति बने। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। इन्हें प्रियव्रत ने पूरी पृथ्वी बांट दी 10 पुत्रों में। लेकिन जम्बू द्वीप, जो कि एशिया है आज का, जम्बू द्वीप को उन्होंने सबसे ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र को दे दिया और बाकी 9 पुत्रों को बाकी पृथ्वी बांट दी। वे सब भी पृथ्वी के अलग अलग भागों में राजा बने। ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र को जम्बू द्वीप यानी एशिया का राज्य मिला। इस ढंग से स्वयंभू मनु हिमवर्ष यानी भारतवर्ष में रहते हुए ही पूरे विश्व की प्रजा की देखभाल कर लेते थे। कहा जाता है कि स्वयंभू मनु के समय इस क्षेत्र को हिमवर्ष कहते थे। बाद में अग्निध्र के जो पुत्र हुए कई, उनमें एक भरत भी थे। उन्हीं के नाम पर हिमालय से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक और जो पूरब में आप कह सकते हैं कि बर्मा से लेकर गुजरात तक, पश्चिम में गुजरात तक, तो ये पूरा एरिया भारतवर्ष कहलाता था, भरतखंड भी कहलाता था। ये जो स्वयंभू मनु थे, उनकी राजधानी सरस्वती नदी के किनारे ही आसपास कहीं थी। तो स्वयंभू मनु के जीवन काल के बारे में भिन्न भिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार वे ईसा पूर्व 10वीं सहस्राब्दी, सदी नहीं, शताब्दी नहीं, सहस्राब्दी में के आसपास वो हुए थे। दूसरे मत के अनुसार स्वयंभू मनु का जीवन काल ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी के बीच में कभी हुआ था। मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार उनका जन्म अभी से 19,700 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी से 19,700 पहले हुआ था, यानी ईसा पूर्व 17,700 पूर्व हुआ था। यह भी कहा जाता है कि अपने दोनों पुत्रों को राज्य दे देने के बाद स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा नैमिषारण्य में जाकर काफ़ी समय तक तपस्या की थी और वहीं उनका निधन हुआ था। लेकिन कुंठाग्रस्त कुछ विदेशी और भारतीय इतिहासकारों ने भारत और सनातन संस्कृति की इतनी सुदूर और गहरी प्राचीनता को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल पुरावशेषों पर भरोसा रखते हुए भारतीय इतिहास को 2500 ईसा पूर्व तक ही प्राचीन माना, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का उदय काल था। उन्होंने आर्यों को बाहरी और आक्रमणकारी बताया, जिसके पीछे भारत और हिंदुओं के प्रति उनकी गलत मंशा की संभावना दिखती है। वे रामायण और महाभारत को भी काल्पनिक बताते रहे हैं, कुछ नेता भी। राम और कृष्ण जैसे इतिहास पुरुषों के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 वर्ष के बीच के मानते रहे हैं, जबकि वेद की रचना कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी, आरंभ हो चुकी थी।
पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने भी पुरावशेषों के उत्खनन और शोध पर जोर दिया है। इसके अपेक्षित परिणाम भी आने लगे हैं। प्राप्त पुरावशेषों ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को महाभारत काल तक पहुंचा दिया है। आशा की जा सकती है कि आगामी वर्षों में यह प्राचीनता राम युग को पार करते हुए स्वयंभू मनु तक पहुंच जाए। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं पुरावशेष, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तिलवाड़ा साकिन, हरियाणा के टोपरा कलां और राजस्थान के बहज नामक पुरातत्व स्थलों से ताम्रयुगीन यानी कालकोलिथिक पीरियड, महाभारत कालीन, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल के अनेक महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले हैं। तिलवाड़ा साकिन गांव में हुए उत्खनन से 4000 साल पुराने रथ का पहिया मिला है, यानी अभी से लगभग 2000 वर्ष, ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले, जो तांबे की परत से रथ का जो रथ का पहिया है तांबे की परत से ढका हुआ है। 1900 से 1500 ईसा पूर्व के तांबे की कटारें, तलवारें, औजार मिले हैं। तिलवाड़ा साकिन से केवल 10 किलोमीटर दूर सिनौली गांव में भी तांबे की परत चढ़े 3 युद्ध रथ और अति दुर्लभ लकड़ी के ताबूत में संरक्षित किए गए 8 मानव कंकाल, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, हेलमेट, तांबे की तलवारें, खंजर, स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए। सिनौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सर्वप्रथम 2005 में उत्खनन कार्य कराया था। तब पुरातत्वविदों को यहाँ से करीब 116 मानव कंकाल, स्वर्णानिधि, बड़ी संख्या में सोने के कंगन, सोने के मनके और सोने की मानवाकृति प्राप्त हुई थी। तिलवाड़ा साकिन और सिनौली में मिले पुरावशेषों में एक रूपता की झलक मिलती है। यह पूरा परिक्षेत्र कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। तिलवाड़ा और सिनौली की खुदाई में जो बर्तन और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं, वे महाभारत, रामायण और वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कथाओं से मेल खाते हैं। दोनों स्थलों से मिले मृदभांड यानी मिट्टी के बड़े बड़े जो मटके होते हैं और तांबे के बर्तनों की संरचना, नक्काशी और आकार एक जैसा है। इन दोनों स्थलों से मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग भी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी योद्धा जनजातियों में से एक यहाँ निवास कर रही थी। ये लोग प्रवासी नहीं, यानी बाहर के रहने वाले नहीं या बाहर से आए हुए नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता से अलग संस्कृति वाले स्वदेशी योद्धा थे। इससे यह भी पता चलता है कि वैदिक युग के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। उन्हें धातु पिघलाना, उसे ढालना और लकड़ी पर तांबे की परत चढ़ाना अच्छी तरह आता था। महिलाओं के कंकालों के साथ मिली तलवारें और अन्य पुरावशेष इस बात के सबूत देते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पुरुषों से कम नहीं थी। गंगा यमुना द्वाब में स्थित पुरातात्विक स्थलों से मिले ये पुरावशेष वामपंथी एवं अन्य कुटिल इतिहासकारों के फैलाए उस झूठ की पोल खोलते हैं कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे और वे अपने साथ रथ और हथियार लेकर आए। वे पुरावशेष आर्यों के भारतीय होने के सिद्धांत को पुख्ता करते हैं, पुष्ट करते हैं, कन्फर्म करते हैं। चीनी यात्री विंसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में आज के हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित
सूग नामक गांव के बौद्ध विहार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सूग गांव के प्राचीन टीले पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए पुरावशेष आज भी मौजूद हैं। हाल में हरियाणा सरकार ने राज्य में 28 बौद्ध स्तूप निर्मित किए जाने की घोषणा भी की है। इसकी शुरुआत यमुनानगर के ऐतिहासिक गांव टोपरा कलां में भगवान बुद्ध के स्तूप निर्माण के साथ होगी। ये टोपरा कलां में जो बहुत सारे अवशेष मिले हैं, उनमें एक जगह ऐसी भी है जिसको स्थानीय लोग जरासंध का किला बोलते हैं। जरासंध यानी जो कृष्ण के समकालीन थे, जिसे कृष्ण ने जाकर मगध में मारा था, भीम से मरवाया था। अब क्या है कि पुरातात्विक उत्खनन की इस कड़ी में एएसआई को राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव में भी 3500 ईसा पूर्व यानी अभी से 5500 वर्ष पहले पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खुदाई के दौरान शोधकर्ता को गांव में 23 मीटर की गहराई पर एक प्राचीन नदी तंत्र मिला। इतिहासकार, आज के इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार या कह सकते हैं कि यथार्थ परक इतिहासकार इसे ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी से जोड़कर देख रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के खंभों से बनी इमारतों के पुरावशेष, परतदार दीवार वाली खंदकें और भट्टियां भी मिली हैं। 15 हवन कुंड, शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ जो ब्राह्मी लिपि की मोहरें मिली हैं, वे भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक के सबसे पुराने साक्ष्य हैं। मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहज गांव सरस्वती बेसिन या सरस्वती घाटी की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने वाली कड़ी है। कुल मिलाकर खुदाई में मिले ये पुरावशेष साफ साफ बता रहे हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास की समझ सामान्य बोध से अधिक सुदूर, अधिक गहरी, अधिक पुरानी, अधिक विस्तृत है। बस ज़रूरत है तो तमाम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर भारत के गौरवशाली अतीत को नए नज़रिए से देखने की। यह खोज न केवल इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे रही है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के उन अनछुए अध्यायों को फिर से खोलने और नए सिरे से लिखने का अवसर भी दे रही हैं, जिन्हें साजिश के तहत दबा दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।